Welcome back to the final video of class 12th physical education, which is chapter number 10 training in sports. तो ये चैप्टर जो है काफ़ी बड़ा चैप्टर है और वेटेज भी इसका बहुत ज़्यादा है चैप्टर का, योगा वाले चैप्टर और न्यूट्रिशन वाले चैप्टर की तरह और चैप्टर नंबर 1 की तरह। तो इस चैप्टर को मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ। इसमें कंटेंट जो दिए हुए हैं वो है, पहला जो कंटेंट है, कॉन्सेप्ट ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट इन स्पोर्ट्स, जो कि एक छोटा सा टॉपिक है। और इसके बाद है हमारा इंट्रोडक्शन टू स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल, जो कि पहले 11th क्लास में भी ये सिलेबस में था और ये आपने पढ़ा भी हुआ होगा। इसके बाद हमारा आता है टाइप्स एंड मेथड्स टू डेवलप स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड स्पीड। तो ये जो है ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद टाइप्स एंड मेथड्स टू डेवलप फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर। ठीक है जी। तो इसके बाद इनको ज़रूर ध्यान से कर लेना, ये इन पे बेस्ड एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ठीक है। और सर्किट ट्रेनिंग इज़ वन ऑफ द टॉपिक विच हैज़ बीन एडेड रिसेंटली इन दिस कोर्स, जो कि पहले नहीं था। सर्किट ट्रेनिंग के ऊपर भी एक छोटा मोटा क्वेश्चन आ सकता है कि एक सर्किट ट्रेनिंग प्रोग्राम कुछ बना के दिखाइए। अलग अलग स्टेशंस होते हैं जिसमें एक्सरसाइजेस के, तो कई सारी एक्सरसाइजेस का स्टेशन जो है ना बहुत सारे बना के रखते हैं हम। एक कलेक्टिव प्रोग्राम होता है, एक सर्किट बना के रखते हैं हम बहुत सारी एक्सरसाइज का इसमें, तो वो बनाने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द टॉपिक नंबर 1, कॉन्सेप्ट ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट इन स्पोर्ट। देखो, अगर हमें किसी टैलेंट के बारे में स्पोर्ट्स में पता ही नहीं चलेगा, किसी बच्चे के बारे में कि ये टैलेंटेड है, तो फिर हम आगे उसमें कुछ उसको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग नहीं करा सकते बिना उसके पता लगाए, या उसके टैलेंट को डेवलप नहीं कर सकते। और उसके बाद हमारे जो कंट्री है उसके मेडल्स भी नहीं आएंगे, क्योंकि हमने ग्रास रूट लेवल से नहीं पकड़ा किसी एथलीट को। बच्चों को टाइम से टैलेंट को आइडेंटिफाई करना और उनको टाइम से पकड़ना, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के लिए उनको एडवाइस करना या उनके पेरेंट्स से बात करके उनको सजेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज इन दी अर्ली एज इफ़ स्पोर्ट्स इज स्टार्टेड, तो वो 18 से 20 साल की उम्र में तो करिश्मा करके दिखा देते हैं, बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे के दिखा देते हैं एथलीट। और एज बहुत बड़ा फैक्टर है स्पोर्ट्स में। अगर जल्दी टैलेंट आइडेंटिफाई हो जाता है तो वो एक एसेट बन के निकलता है बच्चा हमारे मतलब देश के लिए, कंट्री के लिए। बट अगर देर हो जाती है तो उसके बाद वो उतना कुछ नहीं कर पाता है ज़्यादा, बिकॉज आफ्टर अ सर्टन एज हमारी बॉडी कहीं ना कहीं डिजनरेट होनी शुरू हो जाती है थोड़ी थोड़ी, और बॉडी के अंदर वो एक जो फ्लक्चुएशन ऑफ हार्मोन्स, अवेलेबिलिटी ऑफ हार्मोन्स, और वो जो एक चार्म होता है वो नहीं होता है। फिटनेस लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है एक टाइम के बाद एज की वजह से। तो इसीलिए मोस्टली एथलीट्स या स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं वो जल्दी रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो स्पोर्ट्स पर्सन का करियर बेसिकली एज अ स्पोर्ट पर्सन थोड़ा छोटा होता है, तो इसीलिए उसको जल्दी शुरू करो, क्योंकि वो जल्दी ख़त्म हो जाता है, इसलिए जल्दी शुरू करना बहुत ज़रूरी है। खैर, हमें तो जो टॉपिक पढ़ना है वो है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोसेस इन विच बाय विच चिल्ड्रन आर इनकरेज्ड एंड मोटिवेटेड टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एट विच they are most likely to get success in future. They are tested on the basis of selected parameters. These parameters are designed to predict their performance capacity. ठीक है, उनके अंदर कितनी कैपेसिटी है उस चीज़ को नापने के लिए, जो हम टेस्ट एंड मेजरमेंट के थ्रू कुछ स्पोर्ट्स एबिलिटी टेस्ट जो होते हैं उनको उनको उनके ऊपर अप्लाई करते हैं, और वहाँ से फिर हमें पता चलता है कि ये बच्चा खेल सकता है नहीं खेल सकता। जैसे बास्केटबॉल के लिए एक जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट है, और एक हमारा मिलर
ने जो बनाया था मिलर बॉल वॉली टेस्ट, जिससे कि हमें बैडमिंटन की एबिलिटी का पता चलता है। जो बैडमिंटन में हम रैकेट से बॉल के साथ वॉली करते हैं शटल से, उससे हमें पता चलता है। उसमें कोई रूल्स होते हैं, एक दीवार के ऊपर लाइन होती है सर्टन हाइट पे और एक नीचे ग्राउंड पे होती है, उससे आगे नहीं जाना होता और सारी शटल उस दीवार वाली लाइन के ऊपर मारनी होती है। कुछ टाइम ड्यूरेशन एडमिनिस्ट्रेटर हमको देता है या बच्चे को कि भाई इतनी देर तक तुम्हें वॉली करके दिखाना है। अगर तुम फेल होते हो, लाइन से पहले गिरती है, उस लाइन से ऊपर नहीं जाती, तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, या जितनी बार गिरेगी उतने मार्क्स कटेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग जो है टैलेंट हमें जो है ना हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं टेस्ट एंड मेजरमेंट के थ्रू। इसे एक तरह की छोटी सी रिसर्च भी कहा जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जिनके अंदर फिटनेस टेस्ट भी होते हैं। जैसे क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्ट होने के लिए एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं यो टेस्ट, है ना। उसमें शटल रन वगैरह करते हैं, तो एजिलिटी और इस सब चीज़ के लिए टेस्ट होता है, स्पीड और एजिलिटी के लिए। तो इस तरह के जो है ना टेस्ट बहुत सारे करके हम टैलेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन टैलेंट अगर मिल गया तो उसके बाद उसको डेवलप करना, है ना। टैलेंट डेवलपमेंट प्रोवाइड सूटेबल लर्निंग इन्वायरमेंट टू सो दैट एथलीट्स टैलेंट कैन बी रियलाइज्ड। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोग्रेशन फ्रॉम द बिगिनर टू सक्सेसफुल इंटरनेशनल एथलीट। ये पहला स्टेप होता है बिगिनर से इंटरनेशनल एथलीट बनने की, जो सक्सेस जर्नी होती है उसमें। This phase provides such a learning environment which convert young athletes into sporting stars in future, right? तो कुछ एथलीट्स को रिसोर्सेज वगैरह देना, उनको एक माहौल देना, एक इस तरह का कोचिंग वगैरह देनी शुरू करना, इसको बोलते हैं टैलेंट डेवलपमेंट। यहाँ पे देखो क्या है, टैलेंट डिटेक्शन, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, टैलेंट डेवलपमेंट एंड टैलेंट सिलेक्शन। जब हमने टैलेंट डेवलप कर लिया उसके बाद भी देखो, पहले डिटेक्ट किया हमने, थोड़ा सा हमें महसूस हुआ कि ये अच्छा कर सकता है। उसके बाद हमने वी हैव लेट मेक मेक मेड वी हैव मेड दैट चाइल्ड और गर्ल और बॉय वट एवर ही और शी इज, उस बच्चे को वी हैव मेड टू गो थ्रू विद सेवरल टेस्ट, मतलब कि गेम एबिलिटी टेस्ट, है ना। तो उससे फिर हमने टैलेंट आइडेंटिफाई किया। देन उसके बाद टैलेंट डेवलपमेंट हमने किया, उसको कुछ बहुत सारी इन्वायरमेंट में उस तरह के वो फैसिलिटीज़ देके। देन उसके बाद टैलेंट सिलेक्शन। अब कुछ बच्चे इसमें फैसिलिटीज़ मिलने के बाद अच्छा कर जाते हैं, कोप अप कर लेते हैं उसके साथ, और वो इंटरेस्ट भी उनका बढ़ जाता है, बट कुछ का उतना नहीं हो पाता है, तो उनमें से हमें एक सिलेक्ट करना होते हैं कुछ, फिर उनको हम अगले लेवल पे आगे भेजते हैं। द स्पोर्टिंग टैलेंट कैन बी ग्रूम्ड वेल विद द हेल्प ऑफ द अबव मेंशन्ड स्टेप्स। आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल, मैक्रो, मीजो एंड माइक्रो साइकिल्स। देखो, जो हमारी मैक्रो साइकिल होती है वो सबसे बड़ी है, जो कि ओलंपिक साइकिल भी कहते हैं उसको, या एनुअल साइकिल। ये हमारी हो सकती है 6 महीने से लेके, मतलब कि साल भर तक की हो सकती है और 4 साल की भी हो सकती है ना। तो ये कुछ साइकिल्स इसके अंदर होती हैं जो इसका कंटेंट होती है मैक्रो साइकिल का। मैक्रो साइकिल के अंदर जो है हमारी आती हैं मीजो साइकिल्स सेवरल, जिनकी ड्यूरेशन होती है कुछ मंथ्स के अंदर, है ना। उसके बाद जो हमारी मीजो साइकिल है वो कंपोज्ड ऑफ होती हैं, वो किससे बन के मिल के बनती हैं, वो बनती हैं माइक्रो साइकिल से, जो कि 3 से 7 दिन की होती हैं ड्यूरेशन में। अब इनके अंदर हम करते क्या, देखो, पूरा ईयरली प्लान जो है वो तो मैक्रो साइकिल या एनुअल साइकिल कहलाता है, और जो मंथली प्लान्स होते हैं बेसिकली छोटे ड्यूरेशंस के, 3 मंथ के या इस तरह के, वो कहलाते हैं हमारे मीजो साइकिल, जिनमें हम एक टारगेट लेके चलते हैं कि भाई हमें अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना है इस वाली उसमें, और इस वाली ड्यूरेशन में, इस वाली मीजो साइकिल में हमें अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करना है, या कोऑर्डिनेशन पे, या टेक्निक पे काम करना है। इस तरह से हम टारगेट बनाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम वर्कआउट डिज़ाइन करके रखते हैं। तो जब हम इस तरह से करते हैं तो जो हमारा जो एक टारगेट है किसी
स्पेसिफिक पार्ट को ठीक करने का, उसमें भी हम छोटी छोटी साइकिल्स बनाते हैं जिसमें कि हम स्पेसिफिकली उस रिलेटेड पार्ट से या उस परफॉर्मेंस या उस फिटनेस के कंपोनेंट को ठीक करने के लिए हम कुछ वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेस लेके चलते हैं, जिसमें कि हम वीकली छोटी छोटी चीज़ों पे काम करते हैं। एक वीक का एक टारगेट बनाया जाता है, तो उस शॉर्ट टारगेट वाले प्रोग्राम को हम बोलते हैं माइक्रो साइकिल। ठीक है, मीज़ो साइकिल की 2 से 6 हफ्ते जो है यहाँ पर वो बताई गई है ड्यूरेशन, और 2-3 दिन से 7 दिन तक की हमारी होती है एक माइक्रो साइकिल। छोटी छोटी माइक्रो साइकिल मिलके बनाती हैं मीज़ो साइकिल, और मीज़ो साइकिल्स मिलके बनाती हैं मैक्रो साइकिल बड़ी वाली। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है। ट्रेनिंग प्रोग्राम के शुरुआत में हम लोग स्ट्रेंथ पे सबसे ज़्यादा काम करते हैं और एंड्योरेंस पे, उसके बाद फिर हम कोऑर्डिनेशन और टेक्निक पे काम करते हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ पे थोड़ा कम करने लगते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करते हैं लास्ट में। कंपटीशन फेज़ से पहले हम लोग स्पीड पे बहुत ज़्यादा जो है एम्फेसाइज करते हैं, और स्ट्रेंथ पे कम करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी पे भी काफ़ी करते हैं, और टेक्निक पे सबसे ज़्यादा करते हैं स्पीड के साथ एम्फेसाइज। तो उसी तरह का फिर हम वर्कआउट डिज़ाइन करते हैं जिसमें हम टेक्निक ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें, या फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा हो, या स्पीड ज़्यादा हो, और इंडोरेंस और स्ट्रेंथ को हम थोड़ा सा कम वो करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं लास्ट के फेज़ में। उसके बाद जब कंपटीशन फेज़ आ जाता है तो फिर हम क्या करते हैं कि हम कंपटीशन की तैयारी के लिए, साइकोलॉजिकली ट्रेन होने के लिए हम लोग छोटे मोटे दूसरे कॉम्पिटिशन्स खेलते हैं, जिससे कि हम कंपटीशन के लिए अपनी बॉडी को तैयार कर सकें। ये भी एक ट्रेनिंग का पार्ट है। जब हम लोग खेल चुके होते हैं कंपटीशन को, तो कंपटीशन खेलने के बाद, फाइनल कंपटीशन खेलने के बाद जो भी रिज़ल्ट रहता है, जीते हारे, उसके बाद हम जाते हैं ट्रांजिशन फेज़ में, जिसमें कि हम नेक्स्ट जो ट्रेनिंग साइकिल है उसमें एंटर कर जाते हैं। तो जहाँ पे हमें अपनी पिछली परफॉर्मेंस को थोड़ा सा सस्टेन करने की कोशिश करनी होती है। अच्छा, अब आता है टाइप्स एंड मेथड्स टू डेवलप स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड स्पीड। पहला है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को पहले तो हम ये जानेंगे स्ट्रेंथ है क्या। व्हाट स्ट्रेंथ एक्चुअली इज, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द मसल टू ओवरकम रेजिस्टेंस। मतलब कि जो लोड है या कोई रेजिस्टेंस है या कोई भार है, उससे ओवरकम करने के लिए या उसको उठाने के लिए जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं वो होती है स्ट्रेंथ। मतलब कि जो हमारे अंदर क्षमता है फोर्स अप्लाई करने की, एबिलिटी है, दैट एबिलिटी टू अप्लाई फोर्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस बाय आवर मसल्स इज नोन एज स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ हमारी मसल्स की एक एबिलिटी है। तो बॉडी भी मसल से बनी हुई है पूरी, तो स्ट्रेंथ इज द कैपेसिटी ऑफ द होल बॉडी और ऑफ एनी ऑफ इट्स पार्ट टू एक्सर्ट फोर्स। ठीक है, ये आप याद रख लेना। फोर्स को अप्लाई करने की क्षमता को हम बोलते हैं स्ट्रेंथ। इसको हम पावर भी बोलते हैं। जहाँ पर स्ट्रेंथ को स्पीड के साथ अप्लाई किया जाता है उसको हम पावर बोल देते हैं कई बार, तो कंफ्यूज मत होना। आगे देखो, स्ट्रेंथ के कुछ टाइप्स हैं। डायनामिक स्ट्रेंथ, स्टैटिक स्ट्रेंथ। डायनामिक मतलब जो मूवमेंट वाली स्ट्रेंथ होती है, और स्टैटिक स्ट्रेंथ होती है जब हम कोई एक पोस्चर मेंटेन करते हैं जिसमें हमारी मसल्स जो हैं उनकी लेंथ चेंज नहीं हो रही है, और एंगल बिटवीन द टू बोन्स इज़ ऑल्सो नॉट चेंजिंग, तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक स्ट्रेंथ। जैसे कि हम प्लैंक करते हैं, या कोई एक सिंगल पोस्चर बनाने वाली एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें हम जैसे योगा में जो एक्सरसाइज होती है उसमें एक पोस्चर में होल्ड करते हैं कई बार, तो वहाँ पर हमारी स्टैटिक स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है। या वेट लिफ्टिंग में जब हम स्नैच करने के बाद अपने we hold the we hold the weight on the barbell over our head। अपने सर के ऊपर जब हम उस वजन को उठा के थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, जब तक जजेस उसको क्लीन लिफ्ट नहीं बोल देते तब तक उसको रोक के रखना होता है उस सेम पोस्चर को। तो हम उसमें स्टैटिक स्ट्रेंथ अप्लाई करते हैं, जिसमें कि हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा का चेंज होता ही नहीं है बिल्कुल भी। स्टैटिक स्ट्रेंथ को हम डायनामोमीटर नाम के एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं या कर सकते हैं।
अच्छा, डायनामिक स्ट्रेंथ जिसमें कि मूवमेंट्स हैं, एंगल बिटवीन द टू बोन्स इज़ चेंजिंग, और उसमें मूवमेंट क्लियरली दिखती हैं, और दूसरी बात उसमें जो मसल की लेंथ है वो भी चेंज होती हुई दिखती है, ऑब्जर्व की जा सकती है, उसको हम बोलते हैं डायनामिक स्ट्रेंथ। डायनामिक स्ट्रेंथ के दो टाइप्स हैं, तीन टाइप्स हैं। पहला है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, दूसरा है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, और तीसरा है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ हम उसको बोलेंगे जब हम एक सिंगल एफर्ट में सबसे ज़्यादा अपना रेजिस्टेंस जो है उसको ओवरकम करके दिखा सकते हैं। मतलब जैसे कि बेंच प्रेस अगर कोई करता है, तो फ्लैट बेंच पे अगर कोई इंसान एक रेपिटेशन 100 kg की कर रहा है, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 100 kg मानी जाएगी मैक्सिमम स्ट्रेंथ, जिससे ऊपर वो फिर नहीं कर सकता। मतलब 101 kg भी नहीं उठा सकता आगे, अगर 105 भी नहीं उठा सकता, तो इसका मतलब वो 100 kg उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, क्योंकि उसने उस 100 kg की रेजिस्टेंस को ओवरकम किया एक वन सिंगल एफर्ट में। उसके अलावा अगर एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की हम बात करें, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ इज़ दैट कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेंथ in which the force is applied with और strength is applied with high speed। जब हम झटके से कोई एक्सरसाइज करते हैं स्ट्रेंथ वाली, जर्की मूवमेंट के साथ या एक्सप्लोजन के साथ, एकदम बहुत ही 100th ऑफ द सेकेंड, मिली सेकेंड में मतलब एकदम परफॉर्म करते हैं किसी उसको, तो फिर 100 पार्ट ऑफ द सेकेंड मतलब बहुत ही छोटा समय है, उसमें हम पूरी एक साथ कॉन्सेंट्रेट करके पावर लगा देते हैं, अपनी स्ट्रेंथ लगा देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, जिसमें कि हाई स्पीड के साथ काम होता है। जैसे कि थ्रोइंग इवेंट में ये काम आती है, और शॉर्ट पुट जैवलिन वगैरह में, और हाई जंपिंग इवेंट में, हाई जंप लॉन्ग जंप में। जबकि मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो काम आती है हमारी वेट लिफ्टिंग जैसे इवेंट्स में, या पावर लिफ्टिंग में, या फिर शॉर्ट पुट में भी कह सकते हैं, बट शॉर्ट पुट में स्पीड आ जाती है, तो इसलिए वो इट इज़ मोर ऑफ एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। ठीक है जी। इसके बाद बारी आती है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस की। अब हम पूरा मैक्सिमम वाला लोड नहीं उठा रहे, बट उससे कुछ 50% लोड उठा रहे हैं, बट उसको बार बार नंबर ऑफ रेपिटेशन ज़्यादा है, या देर तक हम उससे रेपिटेशन कर रहे हैं, तो ऐसी एक्टिविटी को जब हम करते हैं, स्ट्रेंथ बेस्ड एक्टिविटी को जब हम बार बार लंबे समय तक करते हैं, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। जैसे कि पुशअप करना, पुशअप करते करते क्या होता है, थोड़ी देर बाद हमारी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड बनता है, मसल्स के अंदर ट्रेम्बलिंग होती है, और उनके अंदर जलन, बर्निंग सेंसेशन हमें फील होती है। उसके बाद फिर हम गिर पड़ते हैं, उसके बाद हम और एक रेपिटेशन नहीं कर पाते। तो ये हमारी स्ट्रेंथ एंड्योरेंस अप्लाई होती है ऐसी एक्टिविटी में। कैलिस्थेनिक्स में भी हम कह सकते हैं बार बार पुलअप वगैरह करना, इस तरह की एक्टिविटी करना, जो कि स्ट्रेंथ एंड्योरेंस का एक रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। बिना थके ज़्यादा देर तक कोई स्ट्रेंथ वाली एक्टिविटी करते रहना इज़ स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। ओके, तो डायनामिक स्ट्रेंथ के 3 पार्ट हमने कवर कर लिए। अब बारी आती है मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग स्ट्रेंथ। अभी हमने टाइप्स पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे उन टाइप्स को इम्प्रूव करने की जो है एक्सरसाइज या मेथड्स। ये मेन टॉपिक है। यहाँ पर आता है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, आइसोटोनिक एक्सरसाइज और आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। इनके बीच में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज वो होती हैं जिसमें हम स्टैटिक स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइज करते हैं। जैसे कि ये लड़की प्लैंक कर रही है, राइट साइड पे ये गर्ल आपको दिख रही होगी जो कि प्लैंक परफॉर्म कर रही है। अब प्लैंक में क्या होता है, एक सर्टन सिंगल पोस्चर बनाया हुआ है इस लड़की ने, और अपने कोर को इंगेज किया हुआ है, बॉडी की लोअर बैक की और एब्डोमिनल एरिया की मसल्स जो हैं, एब्डोमिन एब्स मसल जिसे बोलते हैं, वो एंगेज हैं। उनकी मसल की लेंथ चेंज नहीं हो रही है, बॉडी सेम पोस्चर में है, एंगल बिटवीन द बोन्स इज़ नॉट चेंजिंग, एंड मूवमेंट इज़ ऑल्सो नॉट विजिबल। तो ये हमारी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होती हैं, जो कि हमारी कोर स्ट्रेंथ को बढ़ाती हैं, और इन एक्सरसाइज से हमें जो हमारी इंजर्ड पार्ट होते हैं उनके रिहेबिलिटेशन में भी हेल्प होते हैं। तो फिजियोथेरेपिस्ट ज़्यादातर ये वाली एक्सरसाइज कराते हैं इनिशियली, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए हमारे इंजर्ड पार्ट को, और उसके बाद में वो कराते हैं आइसोकाइनेटिक, जिसमें कि हमारी मूवमेंट को मशीन से या अपने हाथ से वो पैसिवली कंट्रोल करते हैं, जिसमें कि हम
मसल की कॉन्सेंट्रिक और एसेंट्रिक दोनों ही मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। मतलब कि जैसे बाइसेप्स कर्ल करते हैं तो उसको ऊपर ले जाते टाइम भी रोकते हैं, और उस इंसान को फिर बोलते हैं कि अब इसको एक्सटेंड करो। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन वाला जो एक्शन है बाइसेप्स में, तो उसको दोनों ही तरफ जाते हुए रेजिस्ट करता है एक फिजियोथेरेपिस्ट अगर, तो उसको हम बोलते हैं आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। या आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज उनको कहते हैं वैसे स्पेशली जो कि मशीन की मदद से की जाती हैं, जैसे कि क्रॉस ट्रेनर या एक हमारा जो साइकिल होती है या ट्रेडमिल होती है जो हमारी स्पीड को कंट्रोल करती है, हमारे पैरों की मूवमेंट्स को। इस तरह की जितनी भी मशीन से करने वाली हमारी एक्सरसाइज होती हैं वो होती हैं आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। ठीक है। जे पेरिन ने इनको बनाया था, 1968 में बनाई गई थी, ये इन्वेंट करी गई थी। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको लिख लेना। और आइसोकाइनेटिक आइसोटोनिक एक्सरसाइज जो होती हैं वो यूजुअली हम करते हैं जिम में जाते हैं, जैसे वज़न उठाते हैं, बाइसेप्स कर्ल करते हैं या स्क्वाट्स करते हैं या इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं। जैसे कि बीच में दिखाई हुई है मैंने एक सामने, ये डंबल कर्ल कर रहा है एक लड़का, ये इसको बार बार हाथ को फ्लेक्स करता है और एक्सटेंड करता है। तो इस समय पे क्या होता है, इसके बाइसेप मसल का देखो, जो एक छोटा सा एक कॉन्सेंट्रेट होके अंडा सा बन जाता है यहाँ पे। तो मसल की लेंथ छोटी हो रही है, और फिर उसके बाद जब ये हाथ को एक्सटेंड करेगा तो मसल की लेंथ लंबी हो जाएगी। और इसमें बोन के बीच का, यानी कि ह्यूमरस, ये वाली जो बोन है ये, और टिबियस, सॉरी, ह्यूमरस और ये जो हमारी रेडियस और अल्ना होती है, रेडियस अल्ना और ह्यूमरस के बीच का जो ये एंगल है ये चेंज हो रहा है बार बार 180 डिग्री से, कुछ कम हो जाता है और फिर 180 डिग्री हो जाता है एक्सटेंशन पे। तो इस तरह से ये चेंजेस आते हैं, विजिबल होते हैं आइसोटोनिक एक्सरसाइज में। एंगल बिटवीन द टू बोन्स इज चेंजिंग एंड मूवमेंट्स आर विजिबल क्लियरली। और इसमें जो है ना हमारी मसल की लेंथ भी चेंज होती है, कम या ज़्यादा होती है, छोटी बड़ी होती रहती है। यानी कि कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट होता है जब जब ये फ्लेक्शन होता है और ये एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो जाता है बाइसेप मसल। और एसेंट्रिक मूवमेंट इसको बोलते हैं जब ये खुल रहा है हाथ। ठीक है। तो ये टर्म्स कुछ आपको समझ में आनी चाहिए, एक्सप्लेन इस तरह से करोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ऑल्दो फिजिकल एजुकेशनिस्ट ज़्यादातर जो है इतना ज़्यादा डीपली इनको समझते नहीं हैं टर्म्स को, कई लोगों को तो पता भी नहीं होती हैं टर्म्स, तो इसलिए आप ना भी यूज़ करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर करोगे तो इट्स गुड। ये 3 तरह की एक्सरसाइज है बेटा। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज जिसमें एक स्टैटिक पोस्चर होता है, आइसोटोनिक मतलब जिसमें मूवमेंट्स विजिबल हैं, और आइसोकाइनेटिक मतलब जो कि हमारा मशीन से हमें एक्सरसाइज परफॉर्म की जाती हैं, ये वाला मेथड है। तो ये 3 मेथड्स हैं स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के। एक से हमारी स्टैटिक स्ट्रेंथ इम्प्रूव होती है और एक से हमारी डायनामिक स्ट्रेंथ इम्प्रूव होती है, और आइसोकाइनेटिक से भी हमारी डायनामिक स्ट्रेंथ ही इम्प्रूव होती है। इसके बाद आता है बेटा एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का क्या मतलब होता है? इट इज़ द एबिलिटी टू सस्टेन एन एक्टिविटी। देखो सारी एबिलिटीज़ हैं ये, है ना, एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, दीज आर ऑल एबिलिटीज़। तो इट इज़ द एबिलिटी टू सस्टेन एन एक्टिविटी फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड विदाउट गेटिंग फटीग, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू रेजिस्ट फटीग, मतलब थकान ही नहीं होने देना, इसको भी हम कह सकते हैं एंड्योरेंस। ड्यूरेशन से ही पता चल रहा है, देखो एंड्योरेंस मतलब कि लॉन्ग ड्यूरेशन तक किसी एक्टिविटी को सस्टेन करते रहना बिना थके इज कॉल्ड एंड्योरेंस। टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एक्टिविटी। एक्टिविटी के अकॉर्डिंग पहले हम देखो 3 टाइप देखेंगे, बेसिक एंड्योरेंस, जनरल एंड्योरेंस और स्पेसिफिक एंड्योरेंस। बेसिक एंड्योरेंस मतलब एक जनरलाइज्ड एंड्योरेंस जिसमें कि कूदना भागना थोड़ा बहुत बच्चा कर लेता है, जॉगिंग वॉगिंग वॉकिंग ये सब, स्लो रनिंग, तो इसको हम बेसिक एंड्योरेंस बोलते हैं। जनरल एंड्योरेंस का मतलब होता है एक बच्चा थोड़ा सा मॉडरेट लेवल की अगर एंड्योरेंस एक्टिविटीज़ कर पाता है, जिसमें कि थोड़ा हाई इंटेंसिटी और लॉन्गर ड्यूरेशन की एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं जनरल एंड्योरेंस, जो कि हर गेम में यूज़ हो सकती है। और इसके बाद आता है
स्पेसिफिक इंड्योरेंस, जिसमें कि हम देखते हैं कि एक स्पोर्ट के अकॉर्डिंग किसी के अंदर इंड्योरेंस है या नहीं है। जैसे हर तरह के स्पोर्ट में अलग अलग तरह की इंड्योरेंस चाहिए। किसी में थोड़े ड्यूरेशन के लिए इंड्योरेंस यूज़ होती है और किसी में लंबे ड्यूरेशन के लिए, जैसे कि बॉक्सिंग, बैडमिंटन या इस तरह के कुछ इवेंट्स हैं जिनमें 6 मिनट के कई राउंड होते हैं बॉक्सिंग में। तो एक बॉक्सर अपने पैरों को भी मूव करता है, हिटिंग भी करता है, खुद को सेव भी कर रहा है, और बॉक्सर जो अपने हेड को लेफ़्ट राइट हिलाता रहता है कंटिन्यूसली, जिससे कि सामने वाला उसके फेस को टारगेट ना कर पाए, बिकॉज फेस पे मारने के ज़्यादा पॉइंट मिलता है। तो कहीं ना कहीं वो रुकते नहीं है, 6 मिनट तक लगातार उनको मूवमेंट्स करनी होती है और बहुत ही क्विक मूवमेंट्स भी करनी होती हैं, जिस वजह से उनकी अच्छी खासी इंड्योरेंस चेक होती है। तो ये एक तरह की इंड्योरेंस है। और एक लॉन्ग रनर जो है वो अलग तरह की इंड्योरेंस को क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंट करता है या एक्वायर करके रखता है। जैसे मैराथन है, उसे बस एक ही तरह की मूवमेंट करनी है, उसमें वैरायटी ऑफ मूवमेंट नहीं है, लेकिन वो लगातार किए जा रहा है बहुत ही लंबे ड्यूरेशन तक। तो अलग अलग तरह की स्पेसिफिकली एक्टिविटी वाइज जो है, स्पोर्ट्स वाइज, वो होती है हमारी इंड्योरेंस। तो अगला टॉपिक हम देखते हैं, टाइप्स ऑफ इंड्योरेंस को हम देखो फिर से क्लासीफाई कर रहे हैं, बट दिस टाइम द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। अब देखो इसमें क्या लिखा है, स्पीड इंड्योरेंस उसको बोलते हैं जो हमारी एक्टिविटीज़ 45 सेकंड से यानी 45 सेकंड से पहले पहले फिनिश हो जाती हैं। जैसे कि 100 मीटर की, 200 मीटर की रेस। द इवेंट ऑफ 400 मीटर स्प्रिंट इज मोस्ट सुटेबल एग्जाम्पल फॉर इंड्योरेंस। स्पीड इंड्योरेंस के लिए सबसे अच्छा जो है एग्जाम्पल वो है हमारा 400 मीटर। अच्छा सॉरी, मैंने गलती से बोल दिया 100 मीटर। ये स्पीड इंड्योरेंस की बात कर रहा है, शॉर्ट टर्म इंड्योरेंस की बात नहीं कर रहा है। स्पीड इंड्योरेंस में वैसे हाँ आ सकता है, 100 मीटर और 200 मीटर जो 45 सेकंड से पहले पहले ख़त्म हो रही है, उसमें 400 मीटर भी आता है, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर जो है, तीनों ही स्प्रिंट हैं। बट यहाँ पे स्पीड इंड्योरेंस की बात हो रही है, तो हम लोग स्पीड की बात नहीं कर रहे इसमें। तो एंड्योरेंस की बात हो रही थी, मतलब कि कोई ऐसी रेस जिसमें थोड़ा लंबे समय तक भागना पड़ रहा है बट बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ, तो वो 45 सेकंड तक चलने वाली एक्टिविटी या इस तरह की एक्टिविटी जो है 400 मीटर का स्प्रिंट ही है। यहाँ पे सही लिखा है, इट इज़ द मोस्ट सुटेबल एग्जाम्पल फॉर इट। तो इसमें हम 100 मीटर 200 मीटर का एग्जाम्पल नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ पर एंड्योरेंस नहीं हमारी चेक होती है उसमें। वहाँ पर सिर्फ स्पीड होती है और बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भागना पड़ता, तो इसलिए एंड्योरेंस का उसमें ज़्यादा रोल नहीं है। हालांकि एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ का, एक्सप्लोजिव हाई स्पीड का उसमें बहुत ज़्यादा रोल है। इसके बाद आती है शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस। शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस का क्या है, शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस इज नीडेड टू रेजिस्ट फैटिग इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ लास्टिंग फ्रॉम 45 सेकेंड्स टू 2 मिनट्स। देखो जो एक्टिविटीज़ 45 से 2 मिनट तक चलती हैं, इन एक्टिविटीज़ को हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस वाली एक्टिविटीज़। जैसे कि 800 मीटर की रेस, यानी कि एथलेटिक ट्रैक के पूरे 2 फुल राउंड जो है, उनमें 2 मिनट का 45 सेकंड से 2 मिनट के बीच का ही समय लगता है। इसके बाद बारी आती है, मतलब 1.5 मिनट के करीब लग जाता है इसमें, 1.5 नहीं 1 मिनट से थोड़ा ज़्यादा लगता है। मिडल टर्म एंड्योरेंस की बारी आ गई। अब यहाँ पर मिडल टर्म एंड्योरेंस में क्या है, 2 से 11 मिनट तक जो एक्टिविटीज़ चलती हैं, उनमें हम लोग यूज़ करते हैं अपनी मिडल टर्म एंड्योरेंस। तो इसमें 1500 मीटर की रेस आती है और 1500 मीटर रन में 4 एथलेटिक ट्रैक के राउंड होते हैं, बट लास्ट राउंड का 100 मीटर उसमें हम छोड़ देते हैं। तो लास्ट राउंड का हम लोग 1/4 ही करते हैं, 3 फुल राउंड्स, लास्ट वाला 300 मीटर। तो इसको मिला के हमारी जो है ना बनती है 1500 मीटर की रेस, और इसमें हमारी मिडल टर्म एंड्योरेंस चेक हो जाती है। इसके बाद आती है लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस में जो ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी है वो है मोर देन 11 मिनट्स।
द स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ सच एज 5000 मीटर, 10,000 मीटर क्रॉस कंट्री या मैराथन रेसेस जो होती हैं, ये सब इसमें आ जाएंगी, क्योंकि इनमें बहुत बहुत देर तक चलती है एक्टिविटी, 11 मिनट से ऊपर की होती हैं। तो ये ड्यूरेशन आपको याद रखनी है। 45 सेकंड से कम होगा तो स्पीड इंड्योरेंस, और 45 सेकंड से 2 मिनट के बीच की एक्टिविटी होगी तो शॉर्ट टर्म इंड्योरेंस। मिडिल टर्म इंड्योरेंस में हो जाएगा 2 मिनट से 11 मिनट की एक्टिविटीज़, और जो एक्टिविटीज़ 11 मिनट से ऊपर एक्सटेंड होती हैं उनमें उनको हम मानते हैं एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म इंड्योरेंस का। तो ये बेसिकली रनिंग इवेंट से ही रिलेटेड है, बट कुछ एक्टिविटी जैसे बॉक्सिंग का मैच या बैडमिंटन की रैली बहुत लंबी लंबी चल जाती हैं, और टेनिस में भी इस तरह का वो होता है एक्टिविटी, तो ये देर तक चलने वाले हैं, 11 मिनट से ज़्यादा चलते हैं तो वो चले जाएंगे लॉन्ग टर्म इंड्योरेंस में। और जो एक्टिविटी जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, जैसे बाउट्स जो हैं कॉम्बेटिव स्पोर्ट्स में छोटी छोटी होती हैं कुछ कुछ मिनट की, तो वो आ जाएंगी 2 से 11 मिनट के, यानी कि मिडिल टर्म इंड्योरेंस में। कॉम्बेटिव स्पोर्ट्स इसके अंदर आ जाएंगे सारे मिडिल टर्म इंड्योरेंस में। तो यहाँ एग्जांपल दे सकते हो आप। लेट्स मूव फॉरवर्ड। मेथड्स टू डेवलप एंड्योरेंस। एंड्योरेंस को डेवलप करने के कई सारे मेथड्स हैं, जैसे कि कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड। ये रनिंग से रिलेटेड बात है ज़्यादातर एंड्योरेंस में, तो इसीलिए हम इसी तरह के एग्जांपल्स भी यहाँ पे लेंगे और हार्ट बीट की बात करेंगे। कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड जो है उसमें हम क्या करते हैं, लगातार दौड़ते रहते हैं एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए अपनी। तो इस तरह से वो करते करते हमारी एंड्योरेंस बढ़ती है, और इसमें हमारी जो हार्ट बीट है वो 140 to 160 बीट्स पर मिनट रहनी चाहिए इसके बीच में। और ये एक्सरसाइज कम से कम 30 मिनट तक करनी चाहिए, मतलब लगातार अगर 30 मिनट से ज़्यादा भाग रहे हो तब माना जाएगा कि हाँ कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड हुआ है सक्सेसफुली। इसके एडवांटेजेस वगैरह पढ़ लेना। इसमें हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी रिजर्व्स यानी कि ग्लाइकोजेंस हमारे मसल और लिवर में ज़्यादा रहने लग जाते हैं, और एफिशिएंसी ऑफ हार्ट और लंग्स जो इंक्रीज़ हो जाती है, और विल पावर इम्प्रूव होती है, और डिटर्मिनेशन आ जाती है इंसान के अंदर। थकान में भी इंसान जो है प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन तक किसी काम को करने की कोशिश करता है। इट मेक्स द इंडिविजुअल सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट। डिसएडवांटेज इसमें यह है कि कोचेस जो है वो इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाता, क्योंकि एथलीट भागता रहता है, वो कोच उसके साथ भाग भाग के तो बता नहीं पाएगा। तो जब बाद में रुकता है एथलीट तब ही वो इंस्ट्रक्शन दे पाता है कि आज ये कमी थी, टेक्निक में ये दिक्कत आ रही थी, या इस तरह से करना है, इस तरह से नहीं करना है। तो वो रेस्टिंग टाइम में बोलता है एक ही बार में। तो साथ साथ ट्रेनिंग करते करते इंस्ट्रक्शन या इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाता है कोच, ये इसका एक ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेज है। अगला है इसमें इट इज़ मोर टाइम कंज्यूमिंग। ऑब्वियसली जब हम बहुत देर तक भाग रहे हैं, आधे घंटे से भी ज़्यादा तक, तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। फिर आता है इंटरवल ट्रेनिंग, जिसको आप जानते हो हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग यानी HIIT वर्कआउट के नाम से भी, जिसमें हमारी हार्ट बीट जो है 120 से 140 150 से 180 के बीच जाती है, काफ़ी हाई चली जाती है। और उसके बाद फिर हम थोड़ा सा रेस्ट देते हैं, कोच रेस्ट देता है एथलीट को, और जैसे ही उसकी हार्ट बीट 120 से 140 के बीच आती है तो वो फिर से उसको अगला रेपिटेशन या अगला राउंड उस एक्टिविटी का करने के लिए बोलता है। जैसे कि 400 मीटर रन के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है, यानी कि जो हमारा आ, 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 क्या बोलते हैं स्पीड एंड्योरेंस जो है उसके लिए ये बहुत अच्छा है। तो रादर देन रनिंग फॉर 10 किलोमीटर्स या 10,000 मीटर, हम लोग 400 मीटर ही भागें बार बार, और बीच में रेस्ट लें। जैसे ही हार्ट बीट हमारी थोड़ी सी रिकवर हो, 120 से 140 के आसपास जाए, तो फिर से हम दोबारा से भागते हैं, और अपनी अच्छी खासी 70% या 80% एफिशिएंसी से हम इसको ट्रेनिंग में परफॉर्म करते हैं। 100% तो हम सिर्फ कंपटीशन वाले दिन लगाते हैं, तो इसीलिए ट्रेनिंग में 80% स्पीड को ही हम यूज़ करते हैं इस रेस में ट्रेनिंग के दौरान, क्योंकि हमें बार बार और भी रेपिटेशन करने हैं, 20 बार प्रैक्टिस करना है एक चीज़ को दिन में। तो फिर हम इसीलिए 100% पावर उसमें नहीं लगाते हैं अपनी एफिशिएंसी। तो
ये इसके बारे में कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। इसमें बीच बीच में जो है एथलीट रुकता है, एक्टिव रेस्ट लेता है। एक्टिव रेस्ट का मतलब वो वॉक करता रहता है, बिल्कुल बैठ के रेस्ट नहीं करता है, ना कोच उसको बैठने देता है ऐसे। तो एक्टिव रेस्ट करते हुए जब वो थोड़ा बहुत वॉकिंग कर रहा होता है तो उसमें उसको इंस्ट्रक्शन दी जा सकती हैं, कोच उसको काफ़ी चीज़ें बता सकता है। उसकी जो जजमेंट है वो आसानी से हो जाती है कि बार बार जैसे स्टॉप वॉच में टाइमिंग निकाल रहा है और किस तरह से वो भाग पा रहा है, वो सारी चीज़ें वो देख सकता है। और एथलीट के अंदर पेशेंस इंक्रीज़ होता है इससे। मोर वर्कआउट कैन बी परफॉर्म्ड इन शॉर्ट टाइम, कम टाइम में ज़्यादा वर्कआउट हम कर लेते हैं इस तरह से। प्रोग्रेस ऑफ द एथलीट कैन बी मेजर्ड इजीली। अब ये कम टाइम में जो है ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देने वाली ट्रेनिंग होती है। डिसएडवांटेज पढ़ते हैं इसके। डिसएडवांटेज क्या है? टॉप परफॉर्मेंस कम्स बिफोर कंपटीशन एंड कैन नॉट रिमेन अप टू द कंपटीशन टाइम। कई बार क्या होता है इसमें, जो हमने साइकिल बनाई थी उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम ठीक से फॉलो नहीं हो पाता है। ये इसमें क्या होता है, हमारा जो कंपटीशन है उससे पहले ही हमारी पीक परफॉर्मेंस आ जाती है, हिट कर जाती है, और उसको फिर हम कंपटीशन आने तक पर वो नहीं कर पाते, सस्टेन नहीं कर पाते, यानी कि हमारा फिर ट्रांजिशन फेज़ आ जाता है और उसकी वजह से हमारा कंपटीशन ख़राब हो जाता है। पीक जो है पहले ही आ जाती है कई बार, क्योंकि हम ऑलरेडी 80% के आसपास एफिशिएंसी से भाग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पीक परफॉर्मेंस पहले ही आ जाती है और कंपटीशन वाले दिन फिर हमारी गिर चुकी होती है जब तक कंपटीशन आता है। रेगुलर ट्रेनिंग कैन लीड टू हार्ट डिसीज़। इस तरह की अगर हम ट्रेनिंग HIIT बहुत ज़्यादा करते हैं लंबे समय तक, कई मतलब उससे साल से, तो उसमें जो है हम क्या करते हैं कि अपने हार्ट को रिस्क पे रख रहे हैं। हार्ट डिसीज़ यानी कि हाई ब्लड प्रेशर या इस तरह से स्ट्रेनस एक्टिविटी करने से क्या होता है कि हमारा जो हमारा हार्ट है उसकी जो मसल है लेफ्ट वेंट्रिकल की, जो पंप करती है ब्लड को, वो एक्चुअली क्या हो जाती है कि वो थोड़ा सा हाइपरट्रोफी उसमें ज़्यादा हो जाती है, उसका साइज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगता है, क्योंकि हमारी मसल को ज़्यादा ताकत लगाने से उसके अंदर पंप मिलता है। अब होता क्या है कि उसकी वजह से हमारी चेस्ट कैविटी जो है वो थोड़ी पड़ती है, उसके अंदर जगह कम है, बट फिर हम दोबारा से ऐसी एक्सरसाइज करते हैं और हमारा हार्ट जो है और ज़्यादा ब्लड फिल करना चाहता है अपने अंदर, और मसल का भी साइज़ इंक्रीज़ हो चुका है, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर बाहर से हमारी चेस्ट कैविटी का या थोरैक्स कैविटी का प्रेशर आता है। अदर ऑर्गन्स का भी प्रेशर उस पर आता है, जैसे लंग्स ऑक्सीजन लेने के लिए फूल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं प्रेशराइज करते हैं हार्ट को, और इसकी चीज़ की वजह से हार्ट कोलैप्स हो सकता है, जिसको हम हार्ट फेलियर के नाम से भी जानते हैं, कार्डियक अरेस्ट भी बोल देते हैं इसको। फिर एक हमारा चौथा ट्रेनिंग मेथड इसमें आता है एंड्योरेंस को इम्प्रूव करने का, फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड, FARTLEK ट्रेनिंग मेथड। फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड जो है वो गोस्टा होल्मर नाम के एक क्या बोलते हैं स्पोर्ट्स पर्सन ने किया था 1937 में। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ये एक फार्टलेक एक स्वीडिश वर्ड है जिसका मतलब होता है स्पीड प्ले, मतलब कि स्पीड के साथ खेलना। अब इसमें जो है ना क्या होता है कि हम लोग स्पीड के साथ कैसे खेल रहे हैं, इसमें स्पीड प्ले के नाम से भी इसको इसलिए जानते हैं क्योंकि इसमें अलग अलग सरफेसिस पे भागना होता है। जैसे कभी समंदर के किनारे, जैसे ये लड़की इसमें फिगर में भाग रही है, और कभी अलग अलग सरफेस पे, मतलब सैंड पे, कभी हम भागते हैं मिट्टी में कच्ची, कभी हम रोड रनिंग करते हैं, कभी हम पहाड़ों पे अप हिल या डाउन हिल जाते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है इसमें वर्कआउट होता है। हम कंटिन्यूस रनिंग करते रहते हैं, बट कंटिन्यूस रनिंग करते करते हम लोग सरफेसिस भी चेंज करते हैं, अलग अलग एरिया में जाते हैं, अप हिल जाते हैं, डाउन हिल जाते हैं। तो उसकी वजह से हमारे हार्ट बीट जो है ना बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है, कभी नीचे आ जाती है, कभी इस तरह से। जैसे कि हम स्लो फास्ट वाला जो मेथड है ना, हमें ज़रूरत पड़ती है कंपटीशन में। जैसे कोई कंपटीशन में कोई एथलीट भाग रहा है हमारे साइड में और 800 मीटर की रेस है, तो वो हमें क्या कर रहा है,
पहले 200 मीटर में ही बहुत तेज़ भाग के दिखा रहा है और हम उससे प्रेशराइज़ हो जाएंगे और हम तेज़ भाग लेंगे, उसके बाद फिर हम थक जाएंगे, तो फिर हमसे रेस कंप्लीट नहीं होगी। तो ऐसे करके वो स्ट्रैटेजीज़ अपनाते हैं एक दूसरे को परेशान करने के लिए या प्रेशर बनाने के लिए। कई बार स्प्रिंट मार देते हैं बीच में ही और फिनिश आते आते स्लो स्लो होके भी हमसे आगे रहते हैं। तो ऐसे में हमारे हार्ट को भी आदत होनी चाहिए कि हम प्रेशर में ना आएँ और उनके साथ कोप अप कर सकें अदर एथलीट्स जो भाग रहे हैं, जिससे कि उनकी स्ट्रैटेजीज़ फेल हो जाएँ। क्योंकि हमने ट्रेनिंग की हुई है अलग अलग स्पीड से भागने की, और हमारे हार्ट और लंग्स को इस चीज़ की ट्रेनिंग है कि कभी स्लो कभी फास्ट कभी स्लो इस तरह से भागना हमें आता है। ये इसके अंदर कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम का एग्जांपल दिया हुआ है कि किस तरह से हम कर सकते हैं। वार्म अप जॉगिंग करेंगे पहले 5 से 10 मिनट, उसके बाद स्टीडी हार्ड स्पीड जैसे कि 1.5 से 2.5 किलोमीटर तक तेज़ स्पीड के साथ हम एक ही कंटिन्यूस स्पीड से भागते रहेंगे। देन रैपिड वॉकिंग फॉर एटलीस्ट 5 मिनट, फिर हम रैपिड वॉकिंग करेंगे, तेज़ तेज़ चलेंगे, ब्रिस्क वॉकिंग करेंगे। देन स्टार्ट ऑफ स्पीड वर्क बिटवीन स्प्रिंट्स 50 to 60 मीटर के कुछ स्प्रिंट्स लगाएंगे। उसके बाद इजी रनिंग विद 3 और 4 क्विक स्टेप्स, इजी रनिंग करेंगे, बीच में थोड़े से तेज़ स्टेप चलाएंगे, फिर इजी रनिंग करेंगे। फुल स्पीड अप हिल फॉर 175 to 200 मीटर, 175 से 200 मीटर की फुल स्पीड अप हिल रनिंग करेंगे, फिर फास्ट पेस के साथ 1 मिनट तक भागेंगे। तो ये स्पीड प्ले है एक तरह का, ये हमने खुद से डिज़ाइन किया है और कई बार हम लोग सरफेसेस की हेल्प से भी अपनी स्पीड को कम ज़्यादा करके इसको सीख सकते हैं या ट्रेन कर सकते हैं। ये इसके एडवांटेजेस हैं, आप पढ़ लेना। नेचर में बहुत ही फ्लेक्सिबल है, किसी भी तरीके से किया जा सकता है, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यहीं करना है या वहीं करना है, कोई भी जगह हम इसमें चुन सकते हैं करने के लिए। और इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि कोच हमें ज़्यादा इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाता है इसमें, क्योंकि जगह चेंज होती रहती हैं, और इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सी हाउ हार्ड द ट्रेनी इज़ मेकिंग एफर्ट्स, उसके एफर्ट्स ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं हो पाते हैं। एक्सीडेंट होने का खतरा होता है क्योंकि हम अनप्लान्ड अलग अलग जगह पे जा रहे हैं दौड़ने के लिए। एंड अप्रोप्रिएट चेक ऑन ट्रेनीज कैन नॉट ऑलवेज बी मेंटेन्ड, तो कोच उन पर नज़र नहीं रख पाता ज़्यादा। उसके बाद बारी आती है बेटा स्पीड की। स्पीड भी एक ऐसा कंपोनेंट ऑफ फिटनेस है जिसको हम डेवलप कर सकते हैं, और इसके कुछ टाइप्स हैं। स्पीड क्या है? स्पीड इज़ द एबिलिटी ऑफ मेकिंग द प्रोपेलिंग मूवमेंट्स रिपीटेडली बाय आर एनी ऑफ द ऑर्गन। जैसे हाथ पैर को तेज तेज चलाना, ये होगी प्रोपेलिंग स्पीड। और मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद रिस्पेक्ट टू लेस टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, इस तरह से भी हम इसको बोल सकते हैं। स्पीड इज द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म सक्सेसिव मूवमेंट्स ऑफ द सेम पैटर्न एट फास्टर रेट, है ना। हाथ पैर को तेज तेज प्रोपेल करना, यही है इसका मतलब। हाँ, स्पीड के कुछ टाइप्स थे में। मूवमेंट स्पीड यानी कि किसी बॉडी पार्ट को तेज़ तेज़ प्रोपेल करना, और जो कि बॉक्सिंग, रेसलिंग या थ्रो में, जंप में, जिम्नास्टिक में काम आती है, स्विमिंग में काम आती है ना। जितना तेज़ हाथ हमारे चलेंगे उतना तेज़ हम लोग स्प्रिंट या स्विम कर पाएंगे। लोकोमोटर एबिलिटी भी एक तरह की स्पीड का टाइप है। मेंटेनिंग मैक्सिमम स्पीड फॉर मैक्सिमम टाइम डिस्टेंस, ज़्यादा समय के लिए, जैसे मैक्सिमम स्पीड हम अचीव करते हैं 100 मीटर के स्टार्टिंग के 20 मीटर्स में। 20 मीटर तक हम 100 मीटर में जब दौड़ते हैं रेस में, तो मैक्सिमम स्पीड 20 मीटर में अचीव हो जाती है। उसके बाद फिर हम उसमें सस्टेनेंस फेज़ होता है उसका। सारे एथलीट जो है लास्ट के 20 मिनट्स में उनकी स्पीड टॉप स्पीड से घटने लगती है। कोई भी ऐसा एथलीट नहीं है जो ज़्यादा देर तक लास्ट के 20 मीटर में जो है उसको सस्टेन कर पाए टॉप स्पीड को। बट कुछ एथलीट जो हैं ज़्यादा देर तक कर पाते हैं सस्टेन, तो उनके अंदर लोकोमोटर एबिलिटी ज़्यादा है। जैसे कि उसेन बोल्ट एक रनर है जिसके नाम 100 मीटर का रिकॉर्ड है, तो उसके जो स्ट्राइड लेंथ ज़्यादा होने की वजह से वो काफ़ी हद तक लोकोमोटर एबिलिटी उसकी अच्छी थी, जिस वजह से वो अपना टॉप स्पीड का जो फेज़ है उसको काफ़ी बाद तक उसको वो करता रहता था सस्टेन, इसीलिए एंड में जाके
कुछ एथलीट जो हैं उससे पीछे रह जाते थे, मतलब सभी एथलीट कुछ क्या। और नेक्स्ट टाइप ऑफ स्पीड है स्पीड इंड्योरेंस। स्पीड वाली एक्टिविटी को थोड़ा देर तक करते रहना इज कॉल्ड स्पीड इंड्योरेंस, जो कि 400 मीटर वाली रेस में यूज़ होता है। ये आपने अभी पढ़ा ही था। एक्सेलरेशन एबिलिटी मतलब कि ज़ीरो से अपनी स्पीड को टॉप स्पीड तक बढ़ाते ले जाना, कौन कितना जल्दी एक्सेलरेट कर पा रहा है उसको बोलते हैं एक्सेलरेटिंग एबिलिटी। मतलब स्पीड को ज़ीरो से ज़्यादा बढ़ाना, इंक्रीज़ करना इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। और या फिर भागते हुए एकदम से स्पीड को बढ़ा देना इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। कुछ लोगों के अंदर ये एबिलिटी ज़्यादा होती है। ऐसे ही रिएक्शन एबिलिटी, जो रिएक्शन एबिलिटी है वो स्पीड वाली एक्टिविटीज़ में या रेस में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। रिएक्शन एबिलिटी का मतलब है जैसे कि साउंड आई गन शॉट की और स्टार्ट कर दिया भागना, सबने स्टार्टिंग ब्लॉक को पुश करा और एकदम से तेज़ गए। अगर एक सेकंड के 100th पार्ट के लिए भी कोई लेट हुआ तो उतने डिफरेंस से भी लोग हार जाते हैं रेस। जो 100 मीटर या 200 मीटर के स्प्रिंट में स्टार्ट जिसका स्लो है, रिएक्शन एबिलिटी कम है, वो एथलीट ज़रूर हार जाता है, वो नहीं कुछ कर पाता है। जैसे कि पीटी उषा जो थी हमारी, वो एक फ्रैक्शन ऑफ 100th पार्ट ऑफ उससे सेकंड से हार गई थी, है ना। मिली सेकेंड में उसको हराया गया था, फोर्थ जो है उसको करार दिया गया था। लेकिन ऐसी रेसेस में एक एक मिली सेकेंड में मैटर करता है, तो इसलिए जो हमारी रिएक्शन एबिलिटी है जिसमें कि हम स्टार्ट लेते हैं, क्राउड स्टार्ट जिसको बोलते हैं, क्राउड स्टार्ट में स्टार्टिंग ब्लॉक को पुश करते ही एकदम से हमारी बॉडी फुल स्पीड से रिएक्ट करके अपनी स्पीड को एक्सेलरेट करना शुरू करती है। तो वो रिएक्शन देना बहुत ज़रूरी है जल्दी से जल्दी साउंड पे। अगर रिएक्शन एबिलिटी हम इस तरह की शो कर रहे हैं जिसमें हमें ऑलरेडी पता है कि हमें करना क्या है, सिचुएशन क्या है, जैसे स्प्रिंटर जो है क्राउड स्टार्ट में क्या करते हैं, गन शॉट की आवाज़ पे भागना होता है, उनको पता होता है कि बार बार इस तरह की आवाज़ होगी तो हमें भागना है, उन्होंने इसी तरह की प्रैक्टिस की होती है। तो ये तो हो गई हमारी सिंपल रिएक्शन एबिलिटी, जिसमें हमें पहले से ही पता है कि किस तरह का सिनेरियो और हमें करना क्या है। बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी एक दूसरा टाइप है रिएक्शन एबिलिटी का, जिसमें कि हम जो है ना, हमें पता नहीं होता, हमें प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं हम लोग। जैसे कि क्रिकेटर क्या करता है, बॉलर कैसी बॉल डालने वाला है, स्लोअर वन डालेगा या फास्ट बॉल डालेगा या लेफ्ट साइड डालेगा, राइट साइड डालेगा या बाउंसर डालेगा या यॉर्कर करेगा, उसको कुछ नहीं पता होता। जब बॉलर एज सुन एज द बॉलर रिलीज द बॉल फ्रॉम द हैंड, तब वो उतना ही हल्का सा उसको 1 सेकंड का टाइम मिलता है बिल्कुल क्रिकेटर को या बैट्समैन को उस बॉल के ऊपर क्या शॉट खेलना है उस चीज़ को डिसाइड करने के लिए। जैसे कि बाउंसर किया तो उस पर हुक या पुल करेगा, बट उसके लिए उसको अपना सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बॉल को जज करेगा, उसके हाथ से छूटते हुए कहाँ पर बाउंस कर रही है वो चीज़ डिसाइड करेगा। देन उसी में मीनवाइल वो क्या करेगा, साइमल्टेनियसली अपना बॉडी वेट पिछले पैर पे शिफ्ट करके और बैट की पोजीशन को वर्टिकल करके और हुक करेगा या पुल करेगा लेफ्ट साइड में, अपनी लेग साइड में, जिससे कि वो बच सकता है। अदरवाइज़ वो बॉल उसको हिट भी हो सकती है और कहीं ना कहीं नुकसान भी हो सकता है या फिर डॉट बॉल जाएगी अगर नीचे बैठ के बच जाएगा तो, जो कि ज़्यादातर बॉलर्स करवाते हैं डेथ ओवर्स में लास्ट के टाइम पे। क्रिकेट वाले इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। और बास्केटबॉल में भी या फुटबॉल में भी ऐसा होता है कि जब सामने वाला ओपोनेंट बॉल को किधर से किधर लेके जा रहा है, तो जहाँ पे वो बॉल जाती है उसी तरफ हमें एकदम से एजिलिटी अप्लाई करके मुड़ना होता है या रिएक्ट करना होता है। तो हमें कुछ नहीं पता होता कि सामने वाला जो ओपोनेंट है वो किस तरह का मूव करने वाला है। तो ये सारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी होती हैं जो हम अचानक से इम्प्रोवाइज़ करते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जो कि बॉक्सिंग या कॉम्बैटिव स्पोर्ट्स में भी अप्लाई होती हैं। इसके बाद आता है हमारा मेथड्स टू डेवलप स्पीड। स्पीड को डेवलप करने के कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कि एक्सेलरेशन रन्स, मतलब कि बार बार 30 मीटर के स्प्रिंट लगाना, जिसमें कि हम अपनी बॉडी को क्या करते हैं, ज़ीरो से कुछ सर्टन स्पीड तक, टॉप स्पीड तक पिकअप उठाते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, उसके बाद फिर बार बार अपने स्टार्टिंग पोजीशन पर आ जाते हैं धीरे से वॉक करके। फिर हमारा कोच दोबारा से बोलता है गो, और फिर से हम वही रिपीट करते हैं प्रोसीजर, जिससे कि हमें स्टार्टिंग
जो होता है रनिंग का, उसकी आदत हो जाती है एक्सेलरेट करने की। इसके बाद आता है पेस रन। तो स्पीड को जो है हम पेस रन के थ्रू भी इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब कि एक ही पेस पे लगातार भागते रहना लंबे समय तक, उसको हम बोलते हैं पेस रन। ये देखो यहाँ पे एक साइकिलिस्ट आगे चला रहा है साइकिल, ये इनके पेस को सेट कर रहा है जिससे कि ये तेज़ या स्लो ना हो जाए। अगर ये साइकिल से दूर रह जाते हैं पीछे तो इसका मतलब ये पेस स्लो हो रहा है इनका। अगर ये साइकिल से आगे निकलते हैं तो इसका मतलब इनका पेस ज़्यादा तेज़ हो रहा है। तो इसलिए ये साइकिलिस्ट को देख के भागते रहते हैं उसके पीछे पीछे, यहाँ से इनको पेस रनिंग करनी आ जाती है। ये मिडिल डिस्टेंस जो रनिंग होती है जैसे 800 मीटर 1500 मीटर, इनमें ये काम आती है क्योंकि सेम पेस पे भागना होता है। अगर वो एकदम से तेज़ भागेंगे या कुछ करेंगे तो वो फिर इट बिकम्स रियली डिफ़िकल्ट फॉर देम टू कंप्लीट द होल रेस। ऐसा हो जाता है एथलीट्स के साथ। किसी ने भाग के देखा होगा, कभी रनिंग वनिंग की होगी तो वो ये समझ सकता है कि क्या सीन हो जाता है। स्टार्टिंग में अगर हम तेज़ भाग जाते हैं तो हमें रेस 1500 मीटर की या 800 मीटर की भी पूरी करनी मुश्किल हो जाती है बहुत ज़्यादा। इसके बाद बारी आती है बेटा, इसके दो ही मेथड्स हैं, ठीक है, पेस रनिंग और एक्सेलरेशन रन। अब आती है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? इट इज़ द रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स, है ना। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ जॉइंट्स टू मेक सम एंगुलर मूवमेंट्स टू सम सर्टन रेंज। रेंज ऑफ मोशन पॉसिबल इन द जॉइंट इज नोन एज फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के कुछ हमारे मेथड्स हैं। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी के दो टाइप्स होते हैं, सबसे पहले पैसिव और एक्टिव। एक्टिव मतलब कि जितना मूवमेंट हम खुद कर पा रहे हैं अपने किसी भी बॉडी पार्ट का अपने आप से। और जैसे कि इन नीचे के दो फिगर्स में हमें एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी का एक डिपिक्शन हो रहा है, यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। और यहाँ पे जो एक पार्टनर से के कोच से या अपने पार्टनर से हम स्ट्रेचिंग करवाते हैं, जैसे एक रेंज ऑफ मोशन के बाद हम ज़्यादा उस पार्ट को जो है वो नहीं कर पाते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लेक्स या स्ट्रेच नहीं कर पाते हैं, तो फिर हमें एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि रेजिस्टेंस बैंड से, या हम किसी पिलर का सहारा लेके या कुछ वो करते हैं, असिस्ट करते हैं, और या फिर अपने पार्टनर या कोच से हम स्ट्रेचिंग करवाते हैं। तो ऐसी स्ट्रेचिंग को या ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी के रिप्रेजेंटेशन को हम एप्लीकेशन को हम बोलते हैं पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, और जो खुद करते हैं उसको बोलते हैं एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी के दो टाइप्स हैं, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक मीन्स जिसमें हम एक पोस्चर में रुके हुए हैं बहुत देर तक, जैसे कि ये एक पोस्चर में रुकी हुई है, तो ये इसकी लोअर बैक की और इनकी हैमस्ट्रिंग मसल्स की, थाइज़ की स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी हम क्या करते हैं, जैसे इस तरफ ये लंज करके बैठ रही है, थोड़ा थाइज़ को स्ट्रेच कर रही है और फिर इस तरफ को मुड़ गई दूसरी तरफ को, तो ये डायरेक्शन चेंज कर करके ऐसे मूवमेंट्स को बदल बदल के जो हम स्ट्रेच करते हैं, दिस इज़ ऑल डायनामिक स्ट्रेचेस। इसके बाद बारी आती है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करने के मेथड्स जो होते हैं। तो कई सारे मेथड्स हैं, कोई भी मेथड हम करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करने का तो उसको हम तभी अप्लाई करेंगे जब हम वार्मिंग अप कर चुके होंगे। बिना वार्म अप करे हमें कभी भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं एक्सरसाइज करनी चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी की। बैलिस्टिक मेथड जो होते हैं, बैलिस्टिक मेथड में जैसे घंटी हिलती है इस तरह से, झूलती है इस तरह से, स्विंगिंग मेथड, स्विंगिंग मूवमेंट्स जो है हमें करनी होती हैं, अपने लेग्स और हैंड्स को, आर्म्स को हम स्विंग कर सकते हैं इसमें। तो ये हमारे जैसे बास्केटबॉल, वॉलीबॉल जैसे स्पोर्ट्स में काम आती है, और इसको हम जो है वार्मिंग अप में काफ़ी स्पेसिफिक वार्मिंग अप के लिए काफ़ी यूज़ करते हैं कई बार। जैसे कि जनरल वार्म अप हमने कर लिया, जॉगिंग वगैरह, स्ट्रेचिंग, थोड़ी सी हल्का फुल्का जॉइंट मोबिलाइजेशन, तो उसके बाद फिर हम बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग करते हैं। और सेकंड मेथड है स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड। इससे हम अपनी मसल्स को थोड़ा सा रेडी करते हैं, पिछले दिन की जो हमारी कॉन्ट्रैक्शन होती है उनको ईज़ करते हैं, ईज़ डाउन करते हैं लेंथ जो मसल की होती है, जिससे कि वो थोड़ी सी अपनी नॉर्मल लेंथ में वापस आ जाए। तो हम क्या करते हैं,
30 सेकंड तक रोकते हैं अगर हमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है तो एक्टिविटी से पहले। और एक्टिविटी के बाद जब हम एक्टिविटी कर चुके होते हैं, खेल चुके होते हैं, तो हमें स्टैटिक स्ट्रेचिंग सिर्फ 10 सेकंड तक होल्ड करनी होती है, बिकॉज उसमें इंजरी हो सकती है क्योंकि वो ऑलरेडी यूज्ड हो चुकी है मसल उस दिन के लिए, तो कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होती है, तो इसीलिए इंजरी हो सकती है, तो टाइम ड्यूरेशन कम होता है। उसके बाद बारी आती है डायनामिक स्ट्रेचिंग मेथड की, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था, जिसमें हम कंट्रोल्ड मूवमेंट होती है हमारी बॉडी की, बट इसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्शन चेंज कर करके बार बार मूवमेंट्स को चेंज करते हैं। और यहाँ पर बैलिस्टिक में हमारे कंट्रोल में नहीं होती, हम बस थ्रो कर देते हैं लूज़ करके अपने आर्म्स या लेग्स को। और प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन टेक्निक क्या होती है, पीएनएफ टेक्निक बोलते हैं इसको। पीएनएफ में देखिए क्या कहा गया है कि जब हम किसी फ्लेक्शन को, किसी पार्ट के मसल के फ्लेक्शन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, यानी कि जैसे हम आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज की तरह होल्ड करते हैं, जैसे कोच कई बार हमें हेल्प करता है या कोई प्लेयर हेल्प करता है, अगर हम किसी पार्ट को फ्लेक्स कर रहे हैं और कोच उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, रोक रहा है, हमें हमारी मसल को ताकत लगाने दे रहा है, और उसके बाद थोड़ी देर बाद वो 6 से 10 सेकंड के बाद उसके होल्ड करने के बाद फिर उसको हम रिलैक्स करते हैं और उसके बाद फिर हम दोबारा से स्ट्रेच करते हैं, तो हमारा जो स्ट्रेच है या रेंज ऑफ मोशन है उस जॉइंट की ज़्यादा हो पाती है पहले से। तो इस तरह का ये मेथड है, इसको हम बार बार रिपीट करते हैं 3 से 4 टाइम, उसके बाद फिर हमारी फ्लेक्सिबिलिटी जो है इम्प्रूव हो पाती है। इसमें कुछ यहाँ पे देखो क्या पॉइंट दिया हुआ है, देन पुश स्टेप्स दिए हुए हैं, मतलब कि योर पार्टनर बाय कॉन्ट्रैक्टिंग द एंटागोनिस्ट मसल्स 10 से 6 to 10 सेकेंड्स एंड देन रिलैक्स। तो ये जो एंटागोनिस्ट और अगोनिस्ट मसल होती हैं, ये कॉन्सेंट्रिक और एसेंट्रिक मूवमेंट के लिए काम आती हैं। जब हम बाइसेप्स को कर्ल कर रहे हैं तो हमारी जो एंटागोनिस्ट मसल है वो है हमारी ट्राइसेप्स, ठीक है, जो उस मूवमेंट को असिस्ट कर रही है, बट सेकेंडरी मसल है वो। और हमारी जो अगोनिस्ट मसल है वो हमारी हो जाएगी जो इसको खींच रही है ऊपर की तरफ हमारे हाथ को कर्ल करने के लिए, यानी कि बाइसेप्स इसमें जो है हमारी अगोनिस्ट है और एंटागोनिस्ट जो है हमारी वो है ट्राइसेप्स। तो एंटागोनिस्ट मसल का यहाँ पे रोल दिया हुआ है इन्होंने, पुश अगेंस्ट योर पार्टनर बाय कॉन्ट्रैक्टिंग द एंटागोनिस्ट मसल, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम करते हैं। आप प्रैक्टिकली इसका एक वीडियो यूट्यूब पे आप देख सकते हो, पीएनएफ टेक्निक करके सर्च करना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैं वर्बली इसको इतना नहीं समझा सकता हूँ, अगर मैं स्क्रीन पे होता तो ज़रूर मैं एक बार को थोड़ा सा करके दिखा सकता था, बट उसमें पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, सम गाइडलाइंस फॉर डेवलपिंग और इम्प्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने की कुछ गाइडेंस दी हुई हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ की हम बात करें तो ये हमारी कई तरह की होती हैं। ओरिएंटेशन एबिलिटी एक टाइप है इसका, कपलिंग एबिलिटी, रिएक्शन एबिलिटी, जिसके 2 टाइप्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और इसके बाद बैलेंसिंग एबिलिटी, रिदम एबिलिटी, एडेप्टेशन एबिलिटी और डिफरेंशिएशन एबिलिटी। तो ओरिएंटेशन एबिलिटी का मतलब होता है व्हेन वी आर अवेयर अबाउट आर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पेस, या हम व्हेन वी आर अवेयर अबाउट द पोजीशन ऑफ आर ओपोनेंट्स और हुसएवर इज़ इन्वॉल्व इन आर, मतलब गेम में जो भी अपना पार्टनर भी है कोई, या बॉल है या कोई भी इक्विपमेंट है, उसके हर चीज़ के मूवमेंट के बारे में हमें लाइंस का भी पता है कि आउटसाइड कहाँ है, किस तरफ है, कौन सी चीज़ का किस समय किस तरफ होगी, कहाँ पर है, उस चीज़ का एहसास होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पेस। तो इसको हम बोलते हैं ओरिएंटेशन एबिलिटी। कुछ एथलीट्स की ये ओरिएंटेशन एबिलिटी बहुत ही अच्छी होती है, जिसकी वजह से वो आगे होने वाले
इवेंट को पहले ही पहचान लेते हैं गेम में क्या होने वाला है। और इसी वजह से तुमने देखा होगा कई बार डाइव मार के कैच कर लेते हैं कुछ एथलीट जो कि बड़े इम्पॉसिबल लगते हैं। उनको पता होता है कि बॉल इधर से पास होगी हमारे इस तरफ से और हमें इतनी तेज़ रिएक्ट करना पड़ेगा, इतना पहले भागना पड़ेगा। तो उनकी ओरिएंटेशन एबिलिटी अच्छी होती है। कुछ लोग बाउंड्री पे कैच करते हैं तो वो बॉल को देखते हैं ऊपर, लेकिन उनको रोप की पोजीशन का पता होता है कि मेरा पैर रोप के ऊपर कितनी दूर आ रहा है, कितनी दूर नहीं आ रहा है, मैं रोप से कितनी दूर हूँ। तो ये सब ओरिएंटेशन एबिलिटी होती है। कपलिंग एबिलिटी का मतलब होता है दो तरह के मूवमेंट्स को एक साथ कंबाइन करना। जैसे कि कोई बच्चा अगर कदम रखे तो उसको हम बोलेंगे स्टेप, और अगर कोई बच्चा जंप ले तो उसको हम बोलेंगे जंप। तो जब हम जॉगिंग करते हैं तो हम इन दोनों मूवमेंट को, जंपिंग और स्टेपिंग को एक साथ कंबाइन कर देते हैं। तो जब जंप के साथ हम लोग वॉक करते हैं, स्टेप रखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं जॉगिंग। अब ये नई एक्टिविटी बन गई तो इसको हमने क्या किया, दो मूवमेंट्स को कपल कर दिया। तो कपलिंग एबिलिटी जिस इंसान के अंदर होती है वो बहुत ही अच्छा एथलीट बनता है, क्योंकि आपको पता है कि हम पैर भी चला रहे हैं, साथ में हम हेड को भी शेक कर रहे हैं, और साथ में हम सामने वाले को मुक्का भी मार रहे हैं, और खुद को डिफेंस पे भी बचा रहे हैं। यानी कि ये सारी एबिलिटीज़, ये सारी मतलब कि जो हम मूवमेंट्स हैं उनको एक साथ कर रहे हैं कपल करके। तो ये स्पोर्ट्स में बहुत ज़रूरी है। बॉक्सिंग का मैं एग्जांपल दे रहा था, तो ये मैं सोचना कि सर मुक्के वुक्के मारने की बात क्यों कर रहे हैं यहाँ पे। तो हालांकि ये हर एक स्पोर्ट में यूज़ होता है। जैसे कि अगर हम बास्केटबॉल की बात करें तो बास्केटबॉल में हम लोग जंप भी लेते हैं, बॉल को हम लेफ़्ट टू राइट या इधर से उधर मूव भी करते हैं सामने वाले को डॉज करने के लिए, हवा में ही बॉडी होती है तब भी। और फिर हम, जब हमारी बॉडी स्टे हो जाती है तो फिर हम डॉज करने के बाद उसको रिलीज़ भी करते हैं साथ साथ। तो देखो हमारी बॉडी कितना अनस्टेबल होती है हवा में, लेकिन फिर भी हम लोग हाथ पैर से कुछ मूवमेंट्स कर पा रहे होते हैं। तो ये होती है हमारी कपलिंग एबिलिटी, कई सारी मूवमेंट्स को एक साथ कंबाइन कर पाना। इसके बाद ये सब कोऑर्डिनेशन का पार्ट है, ठीक है, तालमेल का। इसके बाद आता है रिएक्शन एबिलिटी, जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सिंपल रिएक्शन एबिलिटी और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी वो होती हैं जिनमें कि हमें पता नहीं होता, और एक में हमें पता होता है ऑलरेडी कि क्या होने वाला है और हमें किस तरह से रिएक्ट करना है। इसके बाद आता है हमारा बैलेंसिंग एबिलिटी। बैलेंस हमारे अंदर अगर है तो हम लोग कई सारे स्पोर्ट्स में अच्छा खेल सकते हैं, जैसे कि वाटर स्की या सारे ही स्पोर्ट्स में मतलब बैलेंस की तो ज़रूरत पड़ती है, खास करके डायनामिक इक्विलिब्रियम की। रिदम एबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बॉलर बॉलिंग करता है तो उसके कदमों में एक भागता है रनवे पे, उसका एक रिदम होता है, वरना क्या होगा, वो लाइन से आगे स्टेप चला जाएगा उसका, अगर रिदम सही नहीं होगा तो, और नो बॉल हो जाएगी, है ना। इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेअप शॉट जो लेते हैं उसमें, बास्केटबॉल में, उसमें भी एक रिदम होता है। पहले दो स्टेप छोटे होते हैं और लास्ट वाला बड़ा स्टेप होता है जिसमें जंप आती है। तो उसकी फिनिशिंग के लिए, लेअप की फिनिशिंग के लिए, बॉल को ले करने के लिए ऊपर जाके बहुत ही अच्छा रिदम ज़रूरी होता है। ऐसे ही जेवलिन थ्रो में, जब जेवलिन थ्रोवर 40 मीटर का रनअप भागता है रनवे पे, तो उसको भी पता होता है, उसके अंदर एक रिदम होता है, बार बार कर करके डेवलप हो चुका होता है, जिसकी वजह से वो एक उसको अंदाज़ा होता है कि मैं जब आगे जाऊंगा भाग के स्पीड पकड़ने के बाद क्रॉस स्टेप लूँगा जिसमें कि मैं तिरछा भागूंगा, तब भी मुझे अटैक लाइन से दूर रहना है, बिकॉज वो थ्रो कितनी भी अच्छी लग जाए बट उसका डिस्टेंस तभी नापा जाता है वो जब उसका पैर उस लाइन पे नहीं आएगा, ठीक है। स्क्रैच लाइन बोलते हैं उसको, 7 सेंटीमीटर वाइड होती है। बाकी सारी जो स्पोर्ट्स की लाइन होती हैं कोर्ट्स की, वो होती हैं 5 सेंटीमीटर वाइड। तो तिरछा होने की वजह से वो जिससे कि ढंग से दिखती रहे, इसलिए वो थोड़ी ज़्यादा चौड़ी होती है। और स्क्रैच लाइन के ऊपर अगर हल्का सा भी टच हुआ तो वो फाउल थ्रो हो जाती है, वो अटैम्प्ट ख़राब हो जाता है, गिना नहीं जाता। इसके बाद हम, ठीक है, तो रिदम बहुत ज़रूरी है उसमें। अब हर स्पोर्ट में रिदम होगा तो स्टेप्स हमारे एक्यूरेट आएंगे। जैसे लॉन्ग जंप में भी हम रनवे लेके आते हैं और टेक ऑफ बोर्ड से कूदते हैं, अगर टेक ऑफ बोर्ड पे हमारा पैर एक सर्टन लिमिट के बाहर चला गया, आगे चला गया, तो वो उसमें लाइट जल जाती है और वो फाउल जंप होती है, वो काउंट नहीं होती है। इसी तरह से एथलीट जो है वहाँ से टेक ऑफ बोर्ड से उल्टे कदम गिनते हुए जाते हैं, लंबे लंबे कूद कूद के, और फिर वहाँ से वापस भागते हुए अंदर अंदर मन में गिनते हुए आते हैं एक रिदम से, और फिर वो कूदते हैं तो उनका फाउल नहीं होता है, और
बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं से कूदते हैं, टेक ऑफ बोर्ड से ही। एडेप्टेशन एबिलिटी भी एक क्वालिटी है। एडेप्टेशन एबिलिटी इज द एबिलिटी टू एडजस्ट और चेंज द मूवमेंट इफेक्टिवली ऑन द बेसिस ऑफ चेंजेस और एंटिसिपेटेड चेंजेस इन द सिचुएशन। जब कोई सिचुएशन अलग सी आती है, बदलाव होता है उसमें खेल में, तो हमें एकदम से उसके अकॉर्डिंग ढलना होता है, एंटिसिपेट या इम्प्रोवाइज करना होता है। इसको हम बोलते हैं एडेप्टेशन एबिलिटी। इसके बाद है डिफरेंशिएशन एबिलिटी, मतलब कि 2 या 3 अलग अलग तरह के मूवमेंट्स को पहचानना और उनको डिफरेंशिएट करना। अगर कोई इस तरह से ओपोनेंट के मूवमेंट्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा तो वो कहीं ना कहीं बीट हो जाएगा उसमें। अब आते हैं मेथड्स टू डेवलप कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़। देखो, कोऑर्डिनेशन या तालमेल किस तरह से होता है, कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी की वजह से होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज। फिर है मूवमेंट शुड बी डन करेक्टली, एक तो टेक्निक सही होनी चाहिए मूवमेंट को करने की। डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी, टू डेवलप कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ द डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज शुड बी इंक्रीज्ड सिस्टमैटिकली। हम जो एक्सरसाइजेस की डिग्री है उसको, मतलब उसका लेवल है, उनको इंक्रीज़ करेंगे तभी हमारे जो है ना कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ अच्छी हो पाएंगी। जैसे आपने देखा होगा आजकल कुछ एथलीट जो हैं बैलेंसिंग एबिलिटी वगैरह को अपने बढ़ाते हैं। वो बॉल, हाफ बॉल बैलेंसिंग बॉल होती है, उसके ऊपर खड़े होते हैं, एक स्ट्रैप आता है हवा में जो झूल रहा होता है उसके ऊपर लटकते हैं, बैलेंस करते हैं। तो एक स्टिक लेके ऐसे हाथ में उसको लेफ्ट राइट शेक करते हैं, जिससे कि हमारे अंदर बैलेंसिंग एबिलिटी डेवलप होती है। इसके बाद बारी है सूटेबल जनरल एंड स्पेसिफिक एक्सरसाइज। कुछ जनरल एक्सरसाइज और कुछ उस गेम से रिलेटेड जो हम खेलते हैं उसी से रिलेटेड स्पेसिफिक एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो हमारी मसल मेमोरी जो है वो डेवलप हो जाती है और हमारी मसल्स समय आने पे उसी हिसाब से रिएक्ट कर पाती हैं जल्दी से। फिर आता है हमारा वेरिएशन इन एक्सरसाइज। हमारी एक्सरसाइज भी बदलती रहनी चाहिए जिससे कि वैरायटी ऑफ सिचुएशंस में हमारी बॉडी कोऑर्डिनेट करना सीख सके। मॉडिफिकेशन इन एक्सरसाइजेस, ये एक ही पॉइंट है, इसको दोबारा से लिखना ज़रूरी नहीं है। अब आता है सर्किट ट्रेनिंग। सर्किट ट्रेनिंग मैंने आपको बताया था, जीटी एडमसन और आर.ई. मॉर्गन ने इसको, लीड्स यूनिवर्सिटी के ये रिसर्च स्कॉलर थे जिन्होंने इसको बनाया था 1957 में। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल प्रोग्राम होता है और बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है, न्यू बिगिनर एथलीट्स के लिए, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। ग्रुप में एक्सरसाइज होती है एक तो, ऊपर से वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेस होती हैं इसमें, अलग अलग स्टेशन होते हैं। जैसे कि एक सर्कल में 10 एथलीट खड़े हो गए या बच्चे खड़े हो गए और उनको बोला जाता है कि इस वाले स्टेशन पे पुशअप करने हैं, यहाँ पे आपको स्क्वाट्स करने हैं, यहाँ पे आपको जंप करनी है और यहाँ पे आपको पुलअप्स करने हैं। एक स्टेशन पे आपको जो है इस तरह से, तो 10 अलग अलग एक्सरसाइज वहाँ पे बता दी जाती हैं और हर एक एक्सरसाइज को करने के बाद उनको फिर शिफ्ट होना होता है टुवर्ड्स वन साइड, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जैसे भी कोच बताता है रोटेशन करने के लिए। तो उन सभी बच्चों को एक ही समय पे साइमल्टेनियसली सारी एक्सरसाइजेस सबको करने को मिल जाती हैं और इस तरह से उनके कई सेट वो कोच जो है अपने विसल के उस पर इंस्ट्रक्शंस पे करवाता है। तो इसी बहाने रिक्रिएशन भी हो जाता है और खेल खेल में उन बच्चों की पूरी बॉडी का वर्कआउट हो जाता है, हर तरह का वर्कआउट उसमें कवर हो जाता है। जैसे कि देखो यहाँ पे एक सर्किट हमने लिया हुआ है एग्जांपल के तौर पे, एक बच्चा लेट के सलब आसन कर रहा है, एक ब्रॉड जंप कर रहा है, एक स्टेशन पे पुशअप्स हो रहे हैं, एक स्टेशन पे पुलअप्स हो रहे हैं, एक स्टेशन पे क्रंचिस हो रहे हैं, एब्डोमिनल वर्कआउट भी हो गया, एक स्टेशन पे हाई नी एक्सरसाइज हो रही है, यानी कि स्पीड वर्कआउट भी इसमें हो रहा है। तो वैरायटी ऑफ जो हमारी फिटनेस कंपोनेंट्स है वो टारगेट होती हैं और पूरी पूरी बॉडी का भी वर्कआउट इसमें हो जाता है और मज़ा भी आता है लोगों को, क्योंकि हर एक का नंबर हर एक उस पर आता है एक्टिविटी पे। और क्योंकि सबको एक साथ स्टेशन चेंज करना है तो इसलिए इंटेंसिटी भी इक्वल रखनी पड़ती है सबको। सारे एथलीट जो है अपना बेस्ट जो है लेवल उसको पुश करते हैं इसमें। यहाँ पे देखो लिस्ट भी दी हुई है लिख के, स्पॉट रनिंग, throwing the medicine ball, carrying weights on partner shoulder, chin ups लगाना, 50 मीटर रन, पुशअप्स 10
10 to 20 टाइम्स, ये इस तरह से। तो इसकी इंटेंसिटी नंबर ऑफ़ रेपिटेशन बढ़ा के भी की जा सकती है, और काफ़ी तरीके से हम इसमें वैरायटी डाल सकते हैं, या टाइम ड्यूरेशन बढ़ाया जा सकता है किसी भी एक्सरसाइज को करने का। इस तरह से कोच जो है इसमें लोड बढ़ा सकता है वर्कआउट का। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखे हुए हैं, देखो। डिसएडवांटेज क्या है? इट यूजुअली रिक्वायर एडवांस प्लानिंग। अच्छा, पहले से प्लान करना पड़ता है, और कहीं पे भी विच कैन बी प्रॉब्लम इन अ नॉर्मल जिम। अच्छा, जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ नहीं है। इट इज़ इफेक्टिव फॉर इम्प्रूविंग मस्कुलर एंड्योरेंस, बट इट मे हैव लिमिटेड यूज़ इन इम्प्रूविंग स्ट्रेंथ एंड पावर। स्ट्रेंथ और पावर को इम्प्रूव करने में थोड़ा सा कम इफ़ेक्टिव होती है। मस्कुलर एंड्योरेंस वगैरह को इम्प्रूव करने में ये अच्छी है, क्योंकि ज़्यादा भारी भरकम स्ट्रेंथ वाली एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती इसमें, और क्योंकि इतने भारी भारी इक्विपमेंट्स को हम इधर से उधर लेके तो जा नहीं सकते सर्किट बनाने के लिए। इट कैन बी हाईली फैटिगिंग। अच्छा, ज़्यादा थकाने वाली भी हो सकती है, स्ट्रेनस भी हो सकती है बिगिनर्स के लिए, और कहीं ना कहीं रेशो ऑफ रेस्ट और वर्कआउट भी 1:1 होता है, बीच बीच में रेस्ट भी मिलता रहता है इसमें। तो बिगिनर्स को हम इस तरह से इसको करा सकते हैं, जो बिगिनर्स को प्रॉब्लम आती है। मसल्स कैन गेट टोन्ड अप बाय डूइंग सर्किट ट्रेनिंग, बट टू गेन मसल्स इट इज़ इम्पॉसिबल थ्रू सर्किट ट्रेनिंग। इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल थ्रू सर्किट ट्रेनिंग। मसल्स गेन नहीं की जा सकती, लेकिन टोन की जा सकती हैं, ठीक है। तो मस्कुलर गेन के लिए हमें दूसरा ही वर्कआउट करना पड़ेगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। यहाँ पे आएगा नॉट, बट टू गेन मसल्स इज़ नॉट इम्पॉसिबल थ्रू सर्किट ट्रेनिंग। ओके, तो थोड़ा सा टाइपो एरर है, ठीक कर लेना इसको। सर्किट ट्रेनिंग का इम्पोर्टेंस दिया हुआ है, मैंने भी आपको बताया था। इसमें वैरायटी ऑफ एक्सरसाइज होती है, और बोर्डम नहीं होता है, कैलोरीज एक्स्ट्रा बर्न हो जाती हैं, अच्छा खासा वर्कआउट हो जाता है कम टाइम में, कन्वीनियंट है बहुत ज़्यादा, बिगिनर्स के लिए आइडियल है अगर एक्सरसाइज मॉडरेट रखी जाए। मैक्सिमम रिजल्ट आ जाते हैं मिनिमम टाइम में। कार्डियो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, और ये एक टाइम पे हो सकती हैं दोनों ही, स्ट्रेंथ और कार्डियो एक साथ। तो ये सब इसके एडवांटेजेस हैं। और ये बेटा हो गया आपका सिलेबस ख़त्म। थोड़ा सा वीडियो ये भी लंबा हो गया, बिकॉज ये बड़ा चैप्टर है बहुत ही, मैंने पहले ही बताया था, बट नो वरीज़। और मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ बेटा, ये जो इसमें मैंने वीडियोस बनाई हैं, इनको आप बच्चों को, अपने जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर करिए। अभी कल का दिन और बाकी है एग्ज़ाम से, सिर्फ 3 दिन पहले मैंने वीडियोस बनानी शुरू करी थी, और ये पावर पॉइंट जो हमारी प्रेजेंटेशन है, ये मैंने बनाने में लगभग 1 महीना लगाया है, 25 दिन में हुई है टाइम निकाल निकाल के। लेकिन रात रात को भी जग के मैंने ये बनाई है खुद से, जिससे कि मैं ये वीडियोस इनसे बना सकूं और आप लोगों की हेल्प कर सकूं लास्ट टाइम पे एग्ज़ाम्स के। क्योंकि मुझे पता है फिज़िकल एजुकेशन को थोड़ा लेफ़्ट आउट करके हम लोग जो है पढ़ते नहीं हैं, और बाकी सब्जेक्ट पे, मेन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। बट लास्ट में आके हम फिर 4-5 दिन में सोचते हैं कि सब कुछ कवर कर लें, और एकदम से खुद से ऐसा नहीं हो पाता। हर किसी की रीडिंग भी अच्छी नहीं होती बच्चे की कि वो पढ़ के बुक से सीखता रहे। तो मुझे लगता है कि ऑडियो विजुअल लर्नर्स हम ज़्यादातर बच्चे होते हैं, तो इसीलिए मैंने ये वीडियोस बनाई थी जिससे आपकी हेल्प हो सके। और बिलीव मी यू, मैं अभी भी पूरी रात से जग रहा हूँ, 3-4 रात से मैं जग रहा हूँ, 2-2 घंटे सोया हूँ दिन में, वो भी पूरी पूरी रात जग के, तब जाके ये कंटेंट क्रिएट हुआ है। तो प्लीज़ इसको वैल्यू करना, और अपने जूनियर्स को भी शेयर करना। आगे भी इस पर हो सकता है मैं कुछ चैनल पे कुछ अच्छी और नॉलेजेबल जो कंटेंट डाल दूँगा, तो उसको आप देख सकते हो, या योगा की ट्रेनिंग कुछ डाल सकता हूँ, या जिम में एक्सरसाइज, या इस तरह की कुछ ट्रेनिंग वीडियोस भी डाल सकता हूँ। तो जस्ट स्टे इन टच, एंड सब्सक्राइब करके इसको रखते रहना। थैंक यू सो मच।